हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे सेल के बारे में, क्योंकि बायो में सेल ऐसा टॉपिक है जहां से बायोलॉजी शुरू होती है। आइए देखते हैं कि सेल क्या है, कैसा है और क्यों है। सेल का मतलब है लिटिल रूम। इसका मतलब एक स्ट्रक्चरल यूनिट। हम डिफाइन भी तो सेल को ऐसे ही करते हैं कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सेल की, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होने का? अगर हम कह रहे हैं कि सेल फंक्शनल यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्लास 10th में जो पहला चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमने 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, राइट? ये सब क्या थे? एक सेल को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस थे। इसमें से एक भी नहीं होगा तो सेल मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक सेल बेसिक यूनिट है लाइफ प्रोसेसेस का, फंक्शन। एक यूनिसेलुलर में भी वही चीजें हो रही है जो एक मल्टीसेलुलर में हो रही है सेल को जिंदा रखने के लिए। हम बने हैं कई सारे सेल से, बट इंडिविजुअल सेल्स में तो वही सब चीजें हो रही हैं। जिंदा तो सेल है ना बेसिक यूनिट पे। तो फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब ये है कि सेल में वो सारी चीजें हो रही हैं जो एक मल्टीसेलुलर में भी हो रही है। सो एक हमारे बॉडी के अंदर एक इंडिविजुअल सेल में जो भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहा है, वो सब कलेक्टिवली हमारे अंदर भी हो रहा है एक बड़े पैमाने। इसीलिए हम उसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज लिविंग। ये लास्ट यूनिट है लिविंग का। एक सेल से कुछ भी कम हम लिविंग नहीं मान सकते। एक सेल हो यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा होंगे मल्टीसेलुलर, बट सेल होना चाहिए। सो लिविंग सेल से ही स्टार्ट होगा। एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज लिविंग। इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो पूरा डेफिनेशन क्या हुआ सेल का? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड फंक्शनल मींस व्हाटएवर अ unicellular can do, we are doing at a multicellular level. And in our body also same things occur inside individual cell. Structural means anything less than a cell is not going to be living. तो बेसिक है, वहां से ऊपर नहीं। तो ये तो रहा डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल 2 तरह का है। एक प्रोकैरियोटिक सेल हम कहते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सेल को हम 2 ही तरह से तो डिफाइन करते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लिख देते हैं हम, इधर हुआ प्रोकैरियोटिक, यहां लिख देता है यूकैरियोटिक। हम बायो पढ़ रहे हैं और बायो का मतलब है एवोल्यूशन। जब आप बायोलॉजी की डेफिनेशन ही देखेंगे तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही लिख दिया है कि बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका सिंपल टर्म है कि हर चीज एवोल्यूशन के थ्रू ही तो है। तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले आए और उनसे यूकैरियोटिक सेल बने, यही है ना? अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? प्रो का मतलब है बिफोर, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस, यू का मतलब है ट्रू,
कैरी ऑन मत करो, फिर न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम टाइम को एडी और बीसी में डिफाइन करते हैं, समय को एडी और बीसी में डिफाइन कर रहे हैं, किसको आधार मान के? जीसस क्राइस्ट को। वैसे ही हम सेल को डिवाइड करेंगे दो टाइप में, किसको आधार मान के? न्यूक्लियस को। एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और एक में न्यूक्लियस है। तो हमने एक लाइन खींची, किसको बेस मान के? न्यूक्लियस को। जिसमें नहीं था वो इधर, जिसमें था वो इधर। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव अ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस एंड अ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम सेल को इमेजिन कैसे कर सकते हैं? एक हम सेल को इमेजिन करना, हमें पढ़ना तो सेल है ना, हमें सेल देखना पड़ेगा कि भैया ये सेल रहा हमारे हाथ में, हमें इसी के अंदर तो पढ़ना है ना, हमें सेल के बाहर तो कुछ पढ़ना ही नहीं, हमें सेल के अंदर जाना है, तभी तो हम स्टडी कर सकते हैं सेल को डिटेल में। तो सेल को हम पढ़ेंगे कैसे? आप ये सोचिए कि हम सभी ने जो है सूप पिया मेन कोर्स से पहले, स्टार्टर, राइट? एक वेजिटेबल सूप का अगर एग्जांपल मैं दूं तो वो एक सेल की तरह कुछ कुछ रिजेंबल करेगा। एक वेजिटेबल सूप में होता है क्या? एक बाउल होता है जिसके अंदर पानी है, पानी में बहुत सारी वेजिटेबल है। हमारे सेल के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी है और वो कंटेन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो हर चीजें हैं, और जो वेजिटेबल्स थी वो सेल ऑर्गेनेली हमारी बॉडी में, जो वहां पे वेजिटेबल्स का अलग टेस्ट था, अलग न्यूट्रिएंट कंटेंट था। हमारी बॉडी के सेल में जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका अलग फंक्शन, अलग स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि रिजेंबलेंस तो आ रही है कुछ कुछ। तो हम अगर सोचें बाउल है, उसके अंदर सूप पड़ा हुआ है, तो बाउल क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सूप जो है वो उसका प्रोटोप्लास्ट। देखते हैं क्या है। तो अगर हम एक सेल मान लें कि ऐसा कुछ था, ठीक है, और इससे हमें बना प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होंगी, राइट? अगर यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स भी अटैच हो सकते हैं आउटर सरफेस पे, राइट? कुछ राइबोसोम्स ऐसे फ्री भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। सो डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, एक हमें डार्क बॉडी भी दिखेगी, न्यूक्लियोलस अलग से ही। ये हमारा एक यूकैरियोटिक सेल लगभग, ये प्रोकैरियोट था। हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया था ना अपनी जर्नी तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, प्रोकैरियोट्स। और चले कहाँ गए? यूकैरियोट्स पे। through a process called evolution। ठीक है, एवोल्यूशन हुई, प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट में बनी। हुआ क्या एक्चुअली? कुछ नहीं हुआ, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ। पहले क्या था कि केवल और केवल साइटोप्लाज्म था यहाँ पे, और जेनेटिक मटेरियल यहीं पे पड़ा हुआ था, कह सकते हैं।
जो अटैच होगा, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है और इस रीजन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के उस रीजन को जहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोइड, राइट, इसको कहेंगे मीजोसोम। ये क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई और यही चीज यूकैरियोट सेल को बनाएगी। मीजोसोम हुआ, यहां पे कुछ राइबोसोम्स पड़े होंगे, कुछ इंक्लूजन्स बॉडी पड़े होंगे, तो कुल मिला के बात ये थी कि बड़ा सा हॉल था, उसी में सब काम हो रहा था। हमने उस हॉल को किया क्या? डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। एक प्रोकैरियोट सेल में हमने कंपार्टमेंट बना दिया तो यूकैरियोट सेल हो गया। इससे फायदा क्या हुआ हमें? इससे फायदा ये हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। हमने जब कहा कि सेल फंक्शनल यूनिट क्यों है, तो सब लाइफ प्रोसेसेस इसमें भी तो हो रही है ना, सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस इस वाले सेल में भी हो रही है और वही सारी लाइफ प्रोसेसेस इस सेल में भी हो रही है। न्यूट्रिशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है ना, काम उतना ही, लेकिन अभी सोफिस्टिकेशन बढ़ गई, कंपार्टमेंट बन गए। कंपार्टमेंट बनने से क्या हुआ? वर्क डिवाइड हो गया। पहले बहुत कम लोग थे सेम काम को करने के लिए, अभी लोग बढ़ गए, तो हर आदमी के पास काम कम हो गया। हर आदमी के पास काम कम हो गया, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ गई काम को करने की और इसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। और यही तो हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है ये कुछ है नहीं, ये कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रोकैरियोट सेल है। इतना तो कह सकते हैं ना कि यूकैरियोटिक सेल इज नथिंग बट ए कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, क्यों? क्योंकि सब लाइफ प्रोसेसेस वही रहेंगे, बस इसमें बहुत लोग हैं सेम काम को करने के लिए, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। पक्का देखेंगे, स्टडी करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर कि हर का क्या फंक्शन है इसमें। अभी बस समझाना ये था कि कैसे एवोल्यूशन हुआ और प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल बना। अभी एक बात नोटिस कर लेंगे, आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें मेम्ब्रेनस ही है ना, ये बनी कैसे, इवोल्यूशन कैसे इसका हुआ? आपने ये देखा है, ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है जो मीजोसोम बना रही है। ऐसे इनफोल्डिंग होती गई और इनफोल्डिंग अगर इसको इनक्लोज कर ले तो एक न्यूक्लियस बन गया और बाकी सब स्ट्रक्चर भी वैसे ही तो बनेगा, सब तो मेम्ब्रेनस ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज प्लेड अ रोल इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे डिटेल में तो उस टाइम भी देखेंगे इसके बारे में। अभी चलते आगे। सपोज करिए कुछ टर्म सीख लेते हैं एक फ्लो चार्ट बना के। अभी तक हमने क्या देखा कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है, एक प्रोकैरियोट सेल हाउ इट्स बिकम कंपार्टमेंटलाइज्ड and thus show the division of labor where the work efficiency has increased and we call that cell a eukaryotic cell, nothing else. अब मान लीजिए कि हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। अगर हमें मानना है कि इस पेन को स्टडी करना है तो हम पहले पेन के ऊपर की चीज को स्टडी करेंगे, फिर हम इसका ढक्कन रिफिल सब निकाल के और अंदर चीज को पढ़ेंगे। हमें पढ़ना तो सेल है ना, तो हम सेल को हाथ में लेंगे, ऐसे देख लेंगे ऊपर से, फिर एक एक चीज हटा हटा के देखेंगे कि एक लेयर के बाद क्या है, दूसरी लेयर में क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? सबसे ऊपर सेल वॉल आएगा, सेल वॉल के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको हम कलेक्टिवली कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल हो गई, प्रोटोप्लास्ट हो गई। प्रोटोप्लास्ट को अगर हम देखते हैं तो ये भी दो भाग में बटेगा।
एक तो हो गया भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, लिक्विड पार्ट, उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, प्लाज्म, लिक्विड है ना, लिक्विड मतलब प्लाज्मा, प्रोटोप्लास्ट एंड देन प्रोटोप्लाज्म, ये याद रखिएगा। तो लिविंग यूनिट कौन सी बनाएगा, लिविंग यूनिट इसमें कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो चीजें सब बाहर निकल जाएंगी ना। सेल अपने अस्तित्व में तभी तक है जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हुई, सेल का अस्तित्व खत्म, वो मर गया। तो लिविंग कौन सा है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शसनेस, दो लिविंग के कैरेक्टर है। बट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मस्ट, प्रोटोप्लास्ट। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट दो भाग में बटेगा। जो लिक्विड है वो दो टाइप का है ना, जो अंदर लिक्विड है प्लाज्मा, सेल वॉल हो गए, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है वो दो टाइप की लिक्विड है, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो प्लाज्मा था, कौन सा प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, वो दो भाग में बटा, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में। नाम क्यों चेंज है इतना, जो हमने अभी देखा ना, जो लिक्विड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो लिक्विड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। दो तरह के लिक्विड, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और क्या है, बस कुछ प्रोटीन्स होंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे ऑर्गेनेलीज होंगी। कौन से टाइप की ऑर्गेनेली, दो टाइप की, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। लिख देते हैं, एक मेम्ब्रेनस है और एक नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस केवल दो ही है, याद कर लेना, एक राइबोसोम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, राइबोसोम, और एक होता है जो केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, उसका नाम है सेंट्रियोल। क्या नाम है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, राइबोसोम और सेंट्रियोल। उसके बाद जो मेम्ब्रेनस है, ये दो टाइप की हो गई, जिसके बाहर एक रैपिंग है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेनस दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसको याद करने का ट्रिक सीखिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड बस दो ही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। तो इसका एग्जांपल बस दो ही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। बाकी जो भी ऑर्गेनेलिया पढ़ते हैं सबका सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, फलाना ढिमकाना, वैक्यूल, सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड।
तो अगर हम डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस याद करेंगे तो सिंगल मेम्ब्रेन ऐसे ही याद हो जाएगा। डबल में कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इसमें क्या खास बात है ऐसा? इसमें डीएनए होता है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। ये डीएनए कंटेनिंग है, ऑर्गेनेली के अंदर डीएनए, ये प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है। हमने हाथ मिलाया बस इससे कि आ जाओ काम कर लो हमारे साथ, और कुछ नहीं। देखेंगे जब पढ़ेंगे उस टाइम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इस चार्ट का मतलब ये है कि आप जाने कि अगर हम कह रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट है, इट मींस इट इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, इट विल एक्सक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्म जो है दो भाग में टूटेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगेन कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम, सेंट्रियोल। मेम्ब्रेनस में सिंगल मेम्ब्रेन हो सकता है या डबल मेम्ब्रेन हो सकता है, उसके ऊपर एक लेयर है या फिर दो लेयर लगी हुई है। दो लेयर वाली प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है, डीएनए कंटेन करते हैं, उनका नाम है एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। प्लास्टिड में जिसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, फोटोसिंथेसिस वाला। क्या हो जाए? पक्का? अब देखते हैं आगे क्या बात। सबसे पहले लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब चीज को समझते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती जाएगी, हर चीज समझ में आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बात बताओ, जब सबसे पहला जो कुछ नहीं था, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं था इस धरती पे, तो सबसे पहली चीज बनी होगी वो क्या बनी होगी? इस एक मेम्ब्रेन बना होगा। हम कहते हैं सेल जो है लिटिल रूम है, तो रूम तो तभी है ना जब चार दीवारी रहे। चार दीवारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन जो डीलिमिट कर रहा है अंदर की चीज को और बाहर की चीज को। नहीं तो फिर तो संसार अपना ही है, घर ही फिर कह रहे हैं हम, कह रहे हैं घर है, इसका मतलब एक चार दीवारी है जिसका मतलब अंदर की चीज अंदर है और बाहर की चीज बाहर। एक बाउंड्री है जो अंदर और बाहर में डिफरेंस कर रहा है। तो जब एवोल्यूशन हुआ उस टाइम जो सबसे पहली चीज बनी होगी वो बनी होगी प्लाज्मा। उसी ने तो डीलिमिट किया ना। मैं बायोमोलिक्यूल की बात नहीं कर रहा कि भैया ओशियन वो प्रीबायोटिक्स फूड बने होंगे। लिविंग स्ट्रक्चर, प्रोटोसेल, जो पहला प्रोटोसेल बना होगा, फर्स्ट सेल, उसमें क्या बना होगा? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये इतना जरूरी है कि ये रहेगा तभी एक सेल अपने अस्तित्व में रहेगा, नहीं तो सेल ही नहीं है। और सेल ही नहीं है इसका मतलब लाइफ ही नहीं है। अभी तो पढ़ा ना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। विदाउट सेल वी कांट इमेजिन। और सेल को हम इमेजिन नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना। अरे बैक्टीरिया भी तो है, उसमें तो कोई ऑर्गेनेल नहीं है, बहुत एक है, एक आधी है, वो भी तो जिंदा है, उसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है। डीलिमिटिंग का मतलब ये अंदर की चीज को अंदर रहे और बाहर की चीज बाहर रहे। डीलिमिट कर रहा है अंदर और बाहर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर? इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या करेगा? ये यूनिसेलुलर इन नेचर है। क्या है? यूनिसेलुलर इन नेचर है। डीलिमिटिंग तो है, नो डाउट। उसके बाद क्या है? यूनिवर्सल। मतलब क्या होगा? डिलिमिटिंग है और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा? कि कोई भी चीज जो जिंदा है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। कोई भी चीज जो जिंदा है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट है ना सेल। इसका मतलब जिंदगी वहीं से शुरू है ना, वहीं खत्म नहीं कहूंगा, शुरू तो वहीं से है। इसका मतलब
यूनिवर्सल है। ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा, ये यूकैरियोट में भी पाया जाएगा, ये यूनिसेलुलर में भी पाया जाएगा, ये मल्टीसेलुलर में भी पाया जाएगा। तो पहला इट्स डिलिमिटिंग इन नेचर है, दूसरा क्या है, यूनिवर्सल। अब देखते हैं कि ये बना किस चीज का होगा, ये बना किस चीज का होगा। एक बात बताओ, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, पानी। पानी तो है 75% मिनिमम। तो जब पानी है सब तरफ तो क्या बनेगा, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो पानी में ना घुले। हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए ना जो पानी में ना घुले, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे मटेरियल का बना देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक दीवार जो पानी में घुल जाए, दोनों तरफ पानी है और ऐसा मटेरियल हम ले रहे हैं दीवार बनाने के लिए जो पानी में घुल जाए, दीवार रहेगा क्या, दीवार का अस्तित्व रहेगा? तुम बनाते रहोगे वो घुलता रहेगा एक तरफ से। तो ऐसी कौन सी चीज थी नेचर के पास? अरे चार ही चीज तो थी, एक था शुगर, कार्बोहाइड्रेट, एक था प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ऑयल पानी में घुलता है क्या? नहीं ना। तो क्या चीज नेचर के पास थी? लिपिड्स। कौन सी चीज यूज कर दी? लिपिड्स। लिपिड्स यूज कर दिया भैया बनाने के लिए। आप देखे भी होंगे, पानी का कटोरा लो, बाल्टी लो, उसमें ऑयल को डाल दो, क्या होगा, एक गोल सी आकृति बन जाएगी। वो मिनिमाइज करेगा अपना इंटरेक्शन विद द वाटर। वो फिजिक्स वाला सरफेस टेंशन लगा दो उधर, वो मिनिमाइज करेगा, राइट, अपना इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक है ना। हमें लिपिड से एक बना तो दिया, प्रॉब्लम रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। क्यों भैया, क्यों प्रॉब्लम रहेगी? अरे जब रूम बना रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम केवल ईंटा ही चिन देंगे तो क्या होगा, हम अंदर बाहर कैसे जाएंगे? उसके लिए हमें दरवाजा भी चाहिए और हमें बात भी तो करनी है बाहर वाले सेल से, तो उसके लिए हमें रोशनदान भी चाहिए। तो दरवाजा चाहिए, रोशनदान चाहिए, खिड़की चाहिए, है कि नहीं? उसके लिए लकड़ी लगेगी ना, कि ईंटा से ही काम चल जाएगा। और ये सेल इंटरेक्ट करे वाटर से। तो लिपिड तो है, इसमें हमने क्या लगा दिया, ईंटा तो है, इसमें क्या और चाहिए? इसमें चाहिए हमें एक दरवाजा और एक खिड़की। तो इसके साथ जुड़ गए दरवाजा और खिड़की। क्या प्लस हो गया? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ गए। अब हमारा बना कि नहीं एक कंप्लीट रूम। ये लिपिड हो गया, दरवाजा हमने बना दिया किसका, प्रोटीन का, कि चीज अंदर से बाहर आ जा सके। और रोशनदान हमने रिसेप्शन के लिए क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट यूज कर दिया। ये इसी फॉर्म में नहीं यूज होंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो होगा, बट चीजें तो यही रहेगी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यही तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या है? और कुछ है क्या? इसका नेचर कैसा होता है? अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर के बारे में इस सब के बेसिस पे कुछ कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि कैसा है? तो हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है। कैसा है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। दो है, नॉन परमिएबल और परमिएबल। नॉन परमिएबल का मतलब तो भैया अंदर जाने ही नहीं देगा, एंट्री ही नहीं है, बाहर ही रहो। परमिएबल है, ओके। कैसा परमिएबल है? सेमी परमिएबल है कि सेलेक्टिवली परमिएबल है?
सेलेक्टिवली परमिएबल है। नाम में ही है सिलेक्शन। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि सेल को एक समय पे कोई एक चीज चाहिए, मान लीजिए एक चीज की जरूरत है, तो वो एक चीज को अंदर आने देगा। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ समय बाद वो एक चीज नहीं चाहिए, कहेगा भैया रुक जाओ, आ जा रहा है, नॉट अलाउड। उस टाइम पे उसको बी चीज चाहिए, बी चीज को अंदर आने देगा। लेकिन जब ए अंदर जा रहा था, बी नहीं चाहिए था, तो बी को रोक के रखेगा। इसका मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नीड सेल चूज कर रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा हुआ? सेलेक्टिवली परमिएबल, वो सेलेक्ट कर रहा है। इसको कुछ लोग डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं, कि वो ए और बी के बीच में डिफरेंस कर पा रहा है कि क्या आवश्यकता है। सेलेक्टिवली परमिएबल स्लैश डिफरेंशियली। ये तो रहा भैया स्टोरी किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। स्ट्रक्चर डिटेल एक बार देखते हैं इसका, और अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर डिटेल में क्या है? तो हुआ क्या कि आप लोगों ने मिनियंस जरूर देखे होंगे। अरे वही जिसकी आंखें होती हैं, एक टांग ऐसा होता है। बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो लोगों ने पाया कि एक मिनियन है, उसकी दो टांगें हैं, एक टांग टेढ़ी है, एक सर है, दो पैर है और एक पैर टेढ़ा है। तो हमने कह दिया भैया, सर को सर कह दिया, पैर को पैर कह दिया। तो ये है इसका हेड और ये इसका टेल। हमने पाया क्या कि जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस हेटिंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। तो ये जो हेड था ये वाटर लविंग है, ये जो टेल है ये वाटर फोबिक है। सो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। और ये जो पार्ट है बच्चे, ये है इसका किक। किक का मतलब है वहां से वो टेढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है along with कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देखेंगे डिटेल में धीरे धीरे। अभी पहले ये समझते हैं जो बना है, हमने लिपिड ही कहा था ना, लिपिड से बना है। तो लिपिड कैसा है? ऐसा है ये लिपिड। हमारा लिपिड कैसा हो? कुछ ऐसा हो। और मैंने ये भी कहा था ये केवल लिपिड नहीं है, लिपिड तो नहीं इंटरेक्ट करेगा ना, लिपिड तो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक कैसे बना? तो ये जो खोपड़ा है ना, इसमें हमने फास्फोरस लगा दिया है, फास्फोरस मोइटी लगा दिया, तो वो हाइड्रोफिलिक हो गया। लिपिड कैसा हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। लिपिड कैसा हो गया? फॉस्फोलिपिड। हुआ क्या? फॉस्फोलिपिड हो गया ना, क्या दिक्कत है? अच्छा अब क्या होगा? अब एक तो डालोगे नहीं ना, 1 लाख डालोगे एक पानी में, तो अपने 1 लाख ऐसे स्ट्रक्चर पानी में डाल देंगे। होगा क्या? ये अपने आप रीअरेंज करेगा, क्योंकि पानी में डाल रहे हो ना। अरेंज कैसे करेगा? हेड वाला पार्ट पानी की तरफ रहेगा, टेल वाला कैसा रहेगा? पानी से दूर। तो अपने आप रीअरेंज करके ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना देगा। कैसा? कुछ ऐसा। ठीक है, इधर बाहर हो गया आउटसाइड, और ये इनसाइड द सेल है। हमने एक छोटा पोर्शन दिखाया, रहेगा पूरा गोल एकदम स्फेरिकल बाहर की तरफ। एक छोटा पोर्शन लिया, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। पानी तो बाहर की तरफ भी 75% है ना, 72 से 75% हमारी बॉडी में, और अंदर भी तो है उतना ही।
पानी अंदर भी तो 72 से 75% है कि नहीं? पानी जब दोनों तरफ है तो जो वाटर लविंग पार्ट है, हेड खोपड़ा, वो पानी की तरफ रहेगा दोनों साइड, और चूंकि टेल जो है वाटर हेटिंग है तो वो बीच में सैंडविच बना देगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बाइलेयर स्ट्रक्चर बना दिया, एक लेयर दूसरी लेयर, बाइलेयर हुआ क्या? ठीक है भैया, ये बना दिया बाइलेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट्स अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। पहले मैंने बताया कि डिलिमिटिंग है, दूसरा बताया कि यूनिवर्सल है, तीसरा बता रहा हूं कि बाइलेयर है। और लेयर कैसी है? ऐसी है। फिर हमने क्या देखा था? खिड़की जंगले भी लगे हुए हैं ना, लगा देते हैं इसमें भी खिड़की जंगले। कैसे लगा देंगे? यहां पे लगा दो। ये क्या बन गया? प्रोटीन चैनल बन गया ना, प्रोटीन है ये, मान लो इसमें के बीच में से चीजें पास हो सकती हैं। ऐसा एक जंगला खिड़की नहीं होगा, ऐसा एक दरवाजा नहीं होगा, 100 होंगे। हर चीज के लिए एक स्पेशल दरवाजा है। इधर से वीआईपी आएंगे, इधर से भी वीआईपी आएंगे, इधर से कॉमन मैन आएगा, इधर से बायोलॉजी टीचर आएगा, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। सेल में कोई भी चीज अंदर बाहर आ रही है वो अपने पर्टिकुलर चैनल के थ्रू आएगी, पंप के थ्रू आएगी, राइट? हर चीज एक ही रास्ते से नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और कोई स्ट्रक्चर बात? हाँ, इसमें अब कुछ प्रोटीन्स जो होंगे वो ऐसे बाहर की तरफ होंगे और कुछ ऐसे बीच में धंसे होंगे, राइट? ये देखो, ये वाली प्रोटीन आर पार जा रही है मेम्ब्रेन के, राइट? ये वाली प्रोटीन बाहर की तरफ है और ये प्रोटीन अंदर की तरफ है। कहेंगे क्या इसको? ये है एक्सटीरियर हाफ बरिड, ये कंप्लीटली बरिड इंटीरियर प्रोटीन। और शुगर कहाँ प्रेजेंट होगा? शुगर इधर बाहर की तरफ लटक रहा होगा, इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ से तो जाएगी ना, शुगर इधर होगा लगा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। बात करें बाहर से, एंटीना बाहर की तरफ होता है ना, शुगर बाहर की तरफ। तो ये तो रहा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। दिया किसने इसको? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। किया क्या उन्होंने? एक सेल को लिया, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा दिया। जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाया 196 डिग्री सेल्सियस पे वो जम गया। और चूंकि ये लिपिड इन नेचर है ना, तो जमने के बाद उन्होंने एक माइक्रोनीडल डाल के ऐसे फाड़ दिया बीच से और देखा कि भैया ये तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये खतरनाक चीज है। इसीलिए इसको क्या कहा उन्होंने? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या कहा उन्होंने उसको? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इस मॉडल को क्या दिया? इसका मतलब लिपिड फ्लूइड इन नेचर है और उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, इसलिए मोज़ाइक। सो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल given by Singer and Nicholson by this only, that it's a bilayer, lipid bilayer, and how the proteins are present, how the sugars are present here. Clear? और कोई बात इसमें ऐड करने लायक? तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।